शुरुआत करते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से, और शुरुआत काफ़ी मिली-जुली देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी करीब 38 अंक नीचे दिखाई दे रहा है, लाल निशान में 18,290 के आसपास एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार भी कमजोर हैं, यहाँ पर करीब 10 अंकों की वीकनेस दिखाई दे रही है। हांगकांग के बाजारों में भी कमजोरी है, लेकिन निकाई के बाजार का देखेंगे तो वहां पर 200 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। और जापान में कुछ इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं, वहां पर जीडीपी के आंकड़े जो आए हैं उसमें अनुमान से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। जो हम अनुमान कर रहे थे वो करीब पॉइंट अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो हम करीब 0.7% की बढ़त का अनुमान कर रहे थे। उसके सामने जापान में जो जीडीपी के आंकड़ों में बढ़त हुई है सालाना आधार पर 1.6% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि दूसरी तरफ चीन में भी कुछ इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं, अनुमान से थोड़े कमजोर है, जिसके चलते वहां पर युआन जो है उनकी करेंसी वो अपने निचले स्तरों पर पहुंच चुकी है। तो एशियाई बाजारों से भी अपने क्यूज काफी सारे हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है और एक्सजीएक्स निफ्टी भी इस वक्त इस वजह से लाल निशान में दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में भी चिंता अब बनी हुई है, और अब जैसे जैसे 1 जून ये तारीख करीब आ रही है, डेट सीलिंग से जुड़े जो नेगोशिएशन हो रहे हैं, उनसे जुड़ी जो चर्चा हो रही है, अब उस पर नजर बनी हुई है और उसी की वजह से मूड और माहौल खराब है। एक डर का माहौल बना हुआ है कि जैसे क्योंकि देरी हो रही है, और जेनेट येलेन भी हमने आपको कल ही बताया था कि उनका बयान आया था कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना जरूरी है। ज्यादा डेडलाइन का वेट करेंगे तो एक डिसरप्शन का माहौल बन सकता है इकोनॉमी के लिए भी और इंटरेस्ट रेट्स के लिए भी। तो इस पर फैसला जल्द, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि कल डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। एक और आंकड़ा आया कल, होम डिपोट के भी आंकड़े आए, ये रियल एस्टेट कंपनी है जिसके में कि जो फोरकास्ट था पूरे साल की गाइडेंस घटा दी है, और नतीजे भी आए कमजोर थे, जिसके चलते 2% की गिरावट हमने देखी, और उसके चलते कल अमेरिकी बाजारों में दबाव दिखा। अप्रैल रिटेल बिक्री के भी आंकड़े आए वहां पर, और वहां पर भी कमी थी। 0.8% का हमारा अनुमान था, 0.4% के आंकड़े देखने को मिले। तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी आ रहे हैं वो भी इस वक्त कमजोर ही हैं, और डेट सीलिंग पर चर्चा तो लगातार बनी हुई है। हालांकि प्रेसिडेंट अभी भी काफी पॉजिटिव हैं, और इस पर चर्चा और नेगोशिएशन प्रॉपर तरीके से हो सके, इस वजह से उन्होंने जो अपनी विदेशी यात्रा थी वो भी छोटी कर दी है कि इस पे फैसला जल्द से जल्द हो पाए। तो दुनिया भर की नजर इस वक्त डेट सीलिंग के फैसले पर टिकी हुई है। इस बीच काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स के बयान भी आ रहे हैं। अगर कुल मिला के बात करें तो उनका यही कहना है कि ब्याज दरों में जो भी आगे बढ़त रहेगी उसको वो डेटा ड्रिवन रहेगी, आगे जो भी आंकड़े आएंगे उसको देखेंगे। और इस वक्त उनकी भी नज़र डेट सीलिंग में हो रहे नेगोशिएशन पर टिकी हुई है। वहाँ पर भी अगर हम फेड के चेयरमैन की बात करें तो उनका कहना है, कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि जो भी नेगोशिएशन है वो जल्द से जल्द हो जाए, वरना इंटरेस्ट रेट पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं, और इस बीच ईसीबी की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि मई बैठक में 0.50% की बढ़त का समर्थन वो कर रहे थे। जब तक 4% लक्ष्य नहीं पहुंच जाते तब तक ब्याज दरों में बढ़त वो जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो ग्लोबल बयान आ रहे हैं सेंट्रल बैंकों के, उनका यही कहना है कि आगे जो चाल रहेगी वो डेटा ड्रिवन रहेगी। बहुत जल्दी रेट कट पर फैसला लेना भी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी ब्याज दरों में बढ़त जारी रहेगी जब तक महंगाई को लेकर वो कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आ जाते, और ये व्यू दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का बन रहा है। इस वजह से हमने जो इसका असर कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में भी देखा, बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई, डॉलर इंडेक्स में हल्की तेजी आई, और जिस तरह से ब्याज दरों में इस वक्त जो रेट कट है उसको पर ज्यादा समर्थन नहीं आ रहा है, तो उसके चलते हमने देखा गोल्ड $2000 के नीचे फिसल चुका है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर भी वीकनेस आई है। चीन में जिस तरह से धीमी ग्रोथ के आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके चलते हमने वहां पर दबाव देखा, कच्चे तेल में गिरावट देखी। दूसरी तरफ एक और चीज आई, आईईए ने ग्लोबल ऑयल डिमांड का जो सालाना अनुमान था वो भी बढ़ा दिया है। यूएस ने भी कंजम्पशन बढ़ाने की बात की है, लेकिन उसका असर कच्चे तेल पर नहीं दिखा, और कच्चा तेल जो है वो चीन के आंकड़ों पर ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नजर आया। इस वजह से हमने वहां वीकनेस देखी। ओवरऑल बात करें तो संकेत कमजोर हैं और कॉशियस हैं ग्लोबल दुनिया भर के बाजार, और नजर टिकी हुई है डेट सीलिंग के फैसले पर। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईएस और डीआईएस के भी आंकड़े एक बार आपको बता देते हैं।
एफआईएस लगातार कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में रुझान लगातार बना हुआ है। 14वें दिन खरीदारी का आंकड़ा था, करीब 22,000 करोड़ तक की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन वही दूसरी तरफ डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली हुई है। करीब 880 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली का आंकड़ा है। कैश मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर में 340 करोड़ की बिकवाली हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 17,413 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा है एफआईएस का। ये देखिए ट्रेंड भी हम आपको दिखा रहे थे, लगातार 14 दिनों से एफआईएस खरीदारी ही कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, और कल हमने देखा कि भारतीय बाजार, हम एक तरफ रिकॉर्ड स्तरों की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से एक प्रेशर आया। मुनाफा वसूली का सेशन हमने देखा कल भारतीय बाजारों पर हावी था। तो आज कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ये समझ लेते हैं, और हमारे साथ क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ग्लोबल क्यूज तो काफ़ी मिले जुले हैं और नज़र इस वक्त डेट सीलिंग के नेगोशिएशन पर ही पड़ी हुई है। अब ऐसे में भारतीय बाजारों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर निफ्टी बैंक की दोनों की बात करें तो कल के सेशन में एक ओपन इक्वल टू हाई बना था और वहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मैं कंडीशनल ट्रेड लेना चाहूंगा। कल का जो हाई था दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर वो क्रॉस होता है तो एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड बनाने की सलाह होगी। तो निफ्टी में जो कल का हाई था लगभग 18,432 था, उसके ऊपर जाता तो वापस फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस इन दैट केस रहेगा 18,350 और टारगेट रहेगा 18,600 तक। बैंक निफ्टी में भी जो कल का हाई है लगभग 44,140 150 के आसपास है, उसके ऊपर जाता तो वापस फ्रेश लॉन्ग बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 44,000 और टारगेट रहेगा 44,500। बिकॉज ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड पॉजिटिव है, बट इतने बड़े रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पुल बैक टिल 20 मूविंग एवरेज ही पॉसिबल है। तो आई थिंक जो फ्रेश ट्रेड लेनी चाहिए ये ब्रेकआउट के बाद, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो करंट 44,150 है, प्रीवियस हाई भी था, तो यहाँ से थोड़ा सा माइल्ड पुल बैक पॉसिबल है। तो इस लेवल के ऊपर ही वापस फ्रेश लॉन्ग बनाने की सलाह होगी। करंट लेवल्स पे पुल बैक या कंसोलिडेशन पॉसिबल है इन बोथ इंडाइसेस। ओके, तो कंडीशनल कॉल दी जा रही है कल के हाइस के आसपास निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों दिखे, उसके ऊपर जाता हुआ दिखे, तब यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग बनाने की राय आपको दी जा रही है। कंसोलिडेशन का माहौल है, कल एक्सपायरी भी है और उस बीच हल्की मुनाफा वसूली भी हम देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही नजर आ रही है। तो ये कंडीशनल व्यू, टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया है। इसके अलावा सौरभ, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या सुझाएंगे आज? स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले चोला फाइनेंस का जाना चाहूंगा। इस स्टॉक की अगर बात करें तो मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली हाई राइज बना रहा है। इनफैक्ट कल के सेशन में भी स्टॉक ने लगभग एक न्यू 50 हाई मारा है। तो जिस तरीके से मोमेंटम में लग रहा है कि और बड़ी तेजी नियर डेज में देखने मिलनी चाहिए, तो इस स्टॉक में करंट लेवल पे बाइंग की सलाह होगी। तो स्टॉप लॉस रहेगा 1000 का रहेगा और टारगेट जो निकल के आ रहा है 1050 तक की तेजी नियर टर्म में देखी जा सकती है। और दूसरा पिक मेरा रहेगा औरो फार्मा। औरो फार्मा की बात करें तो स्टॉक का मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली स्टॉक हाई राइज बना रहा है। इनफैक्ट कल के सेशन में स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन के बाद जो उसकी एक रेंज थी प्रीवियस वीक की, उसको ब्रेक किया है। ऑन द डेली चार्ट एक बुलिश कैंडल पैटर्न बना है, उसकी वॉल्यूम्स काफी सपोर्टिव है। तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिंबल है और इसके बाद स्टॉक में और तेजी ऑन द अपसाइड देखी जा सकती है। तो 635 के स्टॉप लॉस से औरो फार्मा में खरीदारी की सलाह होगी और जो टारगेट निकल के आ रहा है 660 तक की तेजी इसमें नियर टर्म में देखी जा सकती है। ओके, ठीक है। थैंक यू सौरभ आपका ये जानकारी देने के लिए। तो औरोबिंदो फार्मा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा में 660 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चलिए। कल भी 4.5% की तेजी थी, आज भी आप यहाँ पर बाई ट्रेड ले सकते हैं। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नजर रखिए। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। निचले स्तरों पर अपने हाइस के आसपास आए तो फिर यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में।